नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ बॉबी मिश्रा। कांग्रेस ने दिल्ली के 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जिसमें कन्हैया कुमार को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जेपी अग्रवाल को चांदनी चौक और उदित राज को नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से अपना उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली दर्पण टीवी के मैनेजिंग एडिटर राजेंद्र स्वामी सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, देर से ही सही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। जो 3 नाम सामने आए, कितना टक्कर दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, बहुत मंथन करना पड़ा इसके लिए कांग्रेस को। पहले जो नाम चल रहे थे और उसके बाद अचानक जो नाम आए हैं सामने, काफ़ी उसमें फ़र्क है। जेपी अग्रवाल, ये माना जा रहा था कि वो उम्र का हवाला देकर के शायद वो चुनाव न लड़े, तो यहाँ पर संदीप दीक्षित की भी चर्चा में आई, कभी सोनू सूद की भी चर्चा आई, कई बड़े बड़े नाम आए। कन्हैया कुमार का भी पिछले कुछ हफ्ते 10 दिन में ही नाम सामने आया है। 1 हफ्ते की बात करें तो अचानक, तो बहुत मंथन के बाद ये नाम सामने आए हैं। और जो नाम सामने आए हैं उनमें तीनों के तीनों ही बड़े अनुभवी और तेज तर्रार फायर ब्रांड नेता हैं। कन्हैया कुमार तो वहीं सांसद रह चुके हैं, जेपी अग्रवाल कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। चांदनी चौक में उनका बड़ा अच्छा अपनी पकड़ और प्रभाव है, पूरा का पूरा काफ़ी सीनियर, हालांकि काफ़ी बुजुर्ग भी हैं लेकिन काफ़ी सीनियर हैं। उनके साथ प्लस पॉइंट ये है कि जो यहाँ का जो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता और स्थानीय नेता हैं वो एक साथ जुट सकते हैं। लेकिन साथ में जो नॉर्थ वेस्ट की हम बात करें, नॉर्थ वेस्ट से डॉक्टर उदित राज का नाम दिया गया। उदित राज पहले बीजेपी से सांसद रहे वहाँ, फिर अचानक बीजेपी छोड़ करके उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। काफ़ी सीनियर पढ़े लिखे हैं, लेकिन जहाँ तक पकड़ और प्रभाव की बात है, उसको लेकर के वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं और कार्यकर्ता हैं जिनसे हमारी बात हुई है, उनका ये कहना था कि बजाय बाहरी किसी आदमी को आने के, और अगर वहाँ पर राजकुमार चौहान या सुरेंद्र कुमार को अगर टिकट दिया जाता तो शायद ज़्यादा जोश और जुनून के साथ कार्यकर्ता जुट जाते। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस ने देखा है, कांग्रेस के चश्मे से अगर मैं बात करूं कि उन्होंने क्या देखा है, मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। वो जो सीट है उसमें जो 8 सीटें हैं, 8 सीटें ऐसी हैं जो पूर्वांचल बाहुल इलाके हैं, वहाँ पर मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, 1 8 दिन मुस्लिम बाहुल इलाके हैं। तो इन सब को देख करके एक बार को तो संदीप दीक्षित और जो अरविंदर सिंह लवली प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी दावा कर रहे थे उस सीट से चुनाव लड़ने के लिए, वो भी लगातार उनका भी नाम चर्चा में था। लेकिन जैसे एक बड़ी जनसभा हुई, कार्यकर्ताओं का उत्साह और वो सब कुछ देखा, तो उसके बाद फिर जो अरविंदर सिंह लवली ने जो एक कहा कि मैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो लड़वाने में ज़्यादा विश्वास रखते, लेकिन फिर बाद में उनका मन पलटा और फिर से उन्होंने दावेदारी करी। संदीप दीक्षित की दावेदारी थी। संदीप दीक्षित खुद वहाँ से सांसद रह चुके हैं। जब ये एक सांसद होता था पूरा संसदीय क्षेत्र, 20 इसमें विधानसभाएं होती थी, उस समय संदीप दीक्षित यहाँ से सांसद थे और वो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे भी थे, तो बड़ा नाम था उनका। लिहाजा ये जब चर्चा है कि कन्हैया कुमार वहाँ से आ सकते हैं, अब मैं इसका थोड़ा सा बता दूं कि कन्हैया कुमार का दावा यहाँ पर क्यों बना। कन्हैया कुमार फायर ब्रांड नेता है और बहुत बड़े तादाद में जो लोग हैं उनके भाषणों के दीवाने हैं। अगर हम सोशल मीडिया पे भी हम बात करें तो काफ़ी फेमस है वो, जो उनके भाषण लोग देखते हैं। बिहार की राजनीति में वो सक्रिय थे, वहाँ से भी सांसद वो चुनाव लड़ सके, भागलपुर से चुनाव लड़े और उसके बाद में दोबारा जब चुनाव लड़ने की बात आई वहाँ पर, तो वहाँ पर इनके नाम को लेकर के कांग्रेस और जो जनता दल है, आरजेडी है, उनके बीच में टकराव हो गया, क्योंकि वहाँ पर गठबंधन है दोनों पार्टियों का। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं बैकफुट पे आना पड़ा, उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन इतने बड़े फायर ब्रांड नेता को चुनाव लड़वाना था, यूं ही नहीं छोड़ सकते थे कि अगर एक पार्टी विरोध करती है और उसका टिकट वो काट देते हैं और उसके बाद तो मैसेज बड़ा गलत जाता। तो एक सेफ सीट की तलाश यहाँ पर दिल्ली में की। अब क्योंकि दिल्ली बेशक वो चुनाव क्षेत्र उनका नहीं रहा कभी, या उस क्षेत्र के लिए वो से वो ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन सब जानते हैं और दिल्ली को भी वो अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि जेएनयू में छात्र संघ चुनाव में एक बड़ा चेहरा रहे, अध्यक्ष भी रहे वहाँ पर, और काफ़ी चर्चा पूरे देश विदेश में एक चर्चित नाम है। और एक बहुत बड़ा जो पूर्वांचली वोट बैंक है उसमें उनकी अच्छी खासी पकड़ है। तो बहुत रोचक मुकाबला वहाँ पे मनोज तिवारी का रहने वाला है। मनोज तिवारी बीजेपी से कैंडिडेट हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं। अब वो तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, इसको लेकर के चर्चा है। अब बात करें सर, अगर चांदनी चौक लोकसभा सीट की, तो लगातार ये सीट चर्चा में भी रहा और जब जेपी अग्रवाल को यहाँ पर टिकट दिया गया तो क्या लगता है टक्कर कितनी देखने को मिलेगी जमीन पर इस बार? देखिए, जैसे मैंने बताया ना आपको कि जेपी अग्रवाल भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, 2 बार के सांसद रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। चांदनी चौक में अच्छा खासा उनका प्रभाव है, दबाव, लोग जानते हैं बहुत
अच्छी तरह से जानते हैं। और खास बात यह है कि इतने सीनियर नेता हैं वो कि यहाँ अगर गुटबाजी होती है कांग्रेस के अंदर तो उसको भी कहीं ना कहीं एकजुट कर सकते हैं, उनके नाम पर लोग खुल करके आ सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा नाम है उनके। हालांकि अगर इनकी जगह कोई और वैसे समाज का होता तो भी वो अच्छी टक्कर देता है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि यहाँ के सीटों को हम देखें तो यहाँ पे 3 जो सीटें हैं चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र की, मटिया महल, बल्ली मरान और एक सीट और है। इन 3 सीटों पर मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है और वो एक तरफा वोट जाता है। नगर निगम चुनाव में भी हमने देखा कि जो जितने भी दिल्ली में जो 9 सीट पे आम आदमी पार्टी जीती है तो उसमें 7 जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट थे और वो भी मुस्लिम बाहुल इलाके से जीते, आम आदमी पार्टी को हरा करके जीते। यानी जो मुस्लिम वोट था वो एक तरफा कांग्रेस की तरफ मुड़ा है, न केवल दिल्ली का बल्कि देश का। तो जो बाकी जो 6 सीटें बचती हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ वजीरपुर आ जाएं, हम यहाँ मॉडल टाउन आ जाएं, हम यहाँ पे त्रिनगर आ जाएं और शालीमार बाग आ जाएं और शकूर बस्ती, ये जो क्षेत्र है इसमें बनिया बहुल क्षेत्र है। ये कोशिश की गई है कि बनिया क्षेत्र बिहार जो मौजूदा बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो व्यापारी नेता रहे हैं, लेकिन अब वो कितना टक्कर दे पाते हैं, क्योंकि अभी तक का जो आकलन है वो उस तेजी से सरगर्मी से चुनाव प्रचार शुरू नहीं कर पाए हैं। काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी समय हो गया है उनकी टिकटों को ऐलान करने के बाद। एक बार तो अपना कार्यालय भी बदल चुके हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरह की खबरें आ रही थी, जैसे चुनाव शुरू हुआ प्रचार के दौरान वो चोटिल भी हो गए, पैरों में उनके चोट भी है, चला भी नहीं जा रहा। तो यहाँ पर मुकाबला यूँ कह सकते हैं कि एक बीमार का और एक बुजुर्ग का मुकाबला है। जेपी अग्रवाल अनुभवी जरूर हैं, लेकिन उनके साथ फैक्टर ये कि एक उम्र का जो असर होता है वो असर उन पर दिखाई देता है। लेकिन अब चेहरा दोनों का जाना माना नाम है, लेकिन जयप्रकाश और प्रवीण खंडेलवाल की बहुत अच्छी टक्कर यहाँ पे होने वाली है। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो अब से ही भारतीय जनता पार्टी ने कन्हैया कुमार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि भारत विरोधी नारेबाजी में लगातार वो जेल में भी रहे और उनके ऊपर कहीं ना कहीं ऐसे आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। देखिए, आरोप जनता पक्ष हो गया इस तरह की, और जिस नारे की आप बात कर रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह के जो नारे लगे थे, काफ़ी देश में माहौल वहाँ बना भी था। लेकिन उसके बावजूद भी अभी पिछले दिनों जब कन्हैया कुमार की वहाँ पर जनसभा हुई तो उस जनसभा में जितना जनसमूह उमड़ा, तो उस जनसमूह जो उमड़ा वहाँ पर, उसने साफ कर दिया कि फायर ब्रांड नेता है कन्हैया कुमार, लोग उनको सुनने आते हैं, देखने आते हैं और पूर्वांचल का एक बड़ा चेहरा है। लेकिन इसके साथ साथ अब तीसरा टर्म मनोज तिवारी का है वहाँ पर, तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मनोज तिवारी के साथ होगा। बीच में कुछ खबरें भी आई थी, जो कार्यकर्ताओं से उनका मनमुटाव हुआ, काफ़ी विवाद भी हुआ, वो पार्टी के बड़े लेवल तक पहुंचा, तो बड़ी मुश्किल से बुराड़ी की भी हम बात करें, कई जगह इस तरह की खबरें आई हैं कि जो स्थानीय कार्यकर्ता और नेता हैं मनोज तिवारी के, उनके संबंध बहुत सहज नहीं रहे। तो इसका भी असर होगा एंटी इनकम्बेंसी का। और कोई बहुत बड़ा काम अब अगर वो गिनाने जाएं तो कोई बहुत बड़ा काम ऐसा नहीं है जो खुद उनकी अपनी गारंटी हो। मोदी की गारंटी ही गिना सकते हैं वो, उनकी अपनी क्या गारंटी है अभी इस पर अगर उससे पूछा जाए तो कोई बहुत संतुष्टिजनक जवाब वो नहीं दे पाते हैं। तो बहुत अच्छा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि वहाँ जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि मुस्लिम आबादी है। दिल्ली को कांग्रेस के एक बड़े पूर्वांचल चेहरे की तलाश थी। पहले ये चेहरा महाबल मिश्रा का होता था। महाबल मिश्रा अब आम आदमी पार्टी में शामिल है और वो खुद अब आम आदमी पार्टी की टिकट वो चुनाव लड़ रहे हैं। कमलजीत सहरावत के सामने दक्षिण दिल्ली से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक वैक्यूम पूर्वांचल चेहरे का यहाँ पर कांग्रेस के कैडर में जो एक रिक्त हो गया था स्थान, उस स्थान को भी भरने की कोशिश की गई है। राजनीतिक गलियारों में पहले ये भी चर्चा थी कि कन्हैया कुमार को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जब लवली की बात आई तो देवेंद्र यादव की भी बात आई, लेकिन अचानक फिर लवली को यहाँ पर कमान दी गई। तो अब उनका पूरा का पूरा उपयोग दिल्ली में हो जाएगा। कन्हैया कुमार को यहाँ से टिकट देने का लाभ केवल यहीं का नहीं होगा कि उनके जो कई सीटों पर उनका होगा, और जो उनकी भाषण शैली है, तो कन्हैया कुमार के आने के बाद वहां पर भी मामला रोचक हो गया है। यहाँ चांदनी चौक में भी मुकाबला रोचक हो गया है। अगर बात करें इन सीटों पर तो अधिकतर जो संसदीय क्षेत्र हैं वहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, तो आम आदमी पार्टी के विधायक खुलकर कांग्रेस का समर्थन करेंगे गठबंधन के बाद? देखिए, अब सीधा जो चाहे वो ना करें,
संभावना तो यही है कि जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ के सारे कार्यकर्ता उठ के वहाँ जाएंगे हैं, और जहाँ जहाँ कांग्रेस के लीडर लग रहे हैं तो जो कांग्रेस के जो नेता हैं जो अन्य सीटों पर हैं वो उठ करके यहाँ पर आएंगे, तो कार्यकर्ता एक जगह जमा हो जाएंगे। लेकिन यहाँ मुकाबला एनडीए वर्सेस इंडिया है, मोदी वर्सेस अदर है। तो जो मुकाबला सीधा सीधा मुकाबला है वो मोदी वर्सेस मोदी विरोधी का है। तो अब जब क्योंकि अब आमने सामने केवल 1-to-1 फाइट है, तो ऐसे में अगर कोई विधायक खुल करके प्रचार चुनाव नहीं करता है, लेकिन मीडिया में जब वो एक साथ एक मंच साझा कर रहे होते हैं तो एक मैसेज होता है वो चला जाता है। उसके लिए उनको घर घर घूमने की या डोर टू डोर घूमने की जरूरत नहीं होती है। तो जो वोट है मोदी विरोधी वोट मोदी विरोधी को जाएगा, चाहे वो कांग्रेस का उम्मीदवार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हो, और जो मोदी के पक्ष का वोट है वो मोदी के पक्ष में जाएगा। तो बिल्कुल एक क्लियर कट जो वोट बट जाया करता था आपसे पहले पिछले 2 सभा चुनाव में, वो वोट बटेगा नहीं इस बार, इसलिए इस बार कांटे की टक्कर है। नॉर्थ वेस्ट में सर जिस तरीके से सांसद रहे हंसराज हंस का टिकट काट के फिर योगेंद्र चौंदलिया को मैदान में लाया गया और फिर अब उनके सामने टक्कर डॉक्टर उदित राज देंगे। बिल्कुल, वो उदित राज खुद वहां पर बीजेपी के, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि बीजेपी की टिकट से वो सांसद रहे, उनकी पहले खुद की अपनी एक जस्टिस पार्टी चला करती थी, उस पूरी पार्टी का उन्होंने कांग्रेस में विलय किया और उसके बाद बीजेपी में विलय किया, बीजेपी की टिकट से वो जीत करके आए। लेकिन लगातार जब आखिरी साल के बाद उनसे शिकायतें कार्यकर्ताओं को ये आने लगी थी कि वो इतने फैमिलियर नहीं है, कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं है, काम नहीं करते हैं और मतलब खुश नहीं थे उनके कामों से। और उधर उदित राज भी अक्सर ये आरोप लगाते थे बीजेपी पे सांसद होते हुए भी कि जो दलित हितों की है ना उपेक्षा हो रही है इस सरकार में भी हो रही है। एक बहुत बड़ी रैली उन्होंने रामलीला मैदान में भी की थी और तब से ही वो बीजेपी के यहाँ का किरकिरा बन गए थे और कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इस बार उनको टिकट ना मिले, और वो नहीं मिला। उसके बाद टिकट काट करके हंसराज हंस को दे दिया गया। हंसराज हंस के साथ भी यही दिक्कत आई कि वो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी रहे, सेलिब्रिटी होने के साथ साथ समय का अभाव उनके पास रहा, कार्यकर्ताओं का ये आरोप रहा और बहुत कोई ज्यादा काम वो भी नहीं करा सके सिवाय मोदी की गारंटी के कोई बहुत बड़ा काम उस क्षेत्र में हंसराज हंस ने किया हो। हंसराज हंस के कार्यकाल में तो काम हुआ होगा, लेकिन हंसराज हंस के प्रयासों से कोई काम हुआ हो इस तरह का कोई दावा वहां के कार्यकर्ता तक नहीं करते हैं। तो ये भी शुरू से ही माना जा रहा था कि उनकी भी टिकट कट जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ भी। दलित समाज से, वाल्मीकि समाज से वो आते थे और फिर उनके टिकट काट करके अब योगेंद्र चंदोलिया को यहाँ पर लाया गया। योगेंद्र चंदोलिया दिल्ली नगर निगम में एक बहुत बड़ा नाम है, मेयर भी वो रह चुके हैं और काफी समय से उसी इलाके के वो प्रभारी रह चुके हैं, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के ही। तो कार्यकर्ता उनके नाम से परिचित हैं, सब कुछ है और एक साफ छवि के आदमी हैं। हालांकि तीसरी बार फिर चेहरा बार बार वहां बदला है, लेकिन वो इस बार जो कह रहे हैं मोदी की गारंटी के साथ साथ वो इस बात ये वो काम गिनाने में कामयाब रहे हैं कि मोदी के कार्यकाल में वहाँ जो बाहरी दिल्ली देहात का जो इलाका है वहाँ पे क्या क्या काम हुए। वहाँ एक बहुत बड़ी सड़क परियोजनाएं वहाँ चल रही हैं, कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहाँ चल गए हैं, उनका वो जिक्र कर रहे हैं और आने वाले समय में वो क्या कुछ करेंगे इस बात की वो भी उसका भी वो बखान कर रहे हैं। लेकिन उदित राज अब वहाँ पर आए हैं तो एक तो वहाँ के जो लोकल कांग्रेस की जो इकाइयाँ हैं वो खुश नहीं है उनसे। उनका ये कहना था कि अगर इनकी जगह किसी स्थानीय नेता को टिकट देते, जो जैसा कि सुरेंद्र कुमार का नाम वो दे रहे हैं, वो विधायक रह चुके हैं उस इलाके से और बहुत एक्टिव रहे हैं, काफ़ी एक्टिव रहे हैं। उदित राज पार्टी छोड़ने के बाद, बीजेपी छोड़ने के बाद जब वो कांग्रेस में शामिल हुए तो कोई बहुत बड़ी कोई एक्टिविटी उन्होंने की हो, लोगों से जनसंपर्क किया हो, ऐसा अभी तक देखने में आया नहीं है। तो एक दूरी बनी हुई है, न वो अपने कार्यकाल में न वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के करीब आ सके और न वो कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के करीब जा सके। राजकुमार चौहान है वो भी विधायक रहे हैं मंगोलपुरी से और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं। पहले भी उनका नाम चला था, लेकिन टिकट न मिलने की वजह से कांग्रेस पे उन्होंने गलत टिकट दिए जाने का आरोप लगाया और उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी थी और बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। बाद में मान मनोबल के बाद वो वापस कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लेकिन उदित राज के साथ एक बहुत बड़ा दलित वोट बैंक है जो उधर जाता ही है। जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ भी वही बात है, आप यहाँ कैंडिडेट को एक बार को भूल भी जाइए तो सीधा सीधा जो वोट पड़ने वाला है वो मोदी वर्सेस एंटी मोदी पड़ने वाला है।
तो वो इलाका भी वहाँ हम देखें तो एक केवल सीट जो है ना, एक इकलौती सीट जो विधानसभा है वो विजेंद्र गुप्ता की है, रोहिणी विधानसभा है। बाकी वहाँ कोई भी विधायक आम आदमी पार्टी का ही है, कोई भी विधायक बीजेपी का वहाँ पे नहीं है, न कांग्रेस का कोई वहाँ पर है। तो टक्कर वहाँ भी होने वाली है, बावजूद इसके कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जो स्थानीय नेता हैं वो उर्जित राज को टिकट दिए जाने से मायूस है, निराश हैं। लेकिन समीकरण जो कहते हैं उसके हिसाब से अब क्योंकि 1 to 1 टिकट टक्कर है, तो पलड़ा आंशिक रूप से अभी भले ही योगेंद्र चंदोलिया का भारी लग रहा हो, लेकिन अगर जब बात उन सियासी सामाजिक समीकरणों की आएगी तो पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो जो ना योगेंद्र चंदोलिया एक बड़ा जो ना भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं, हम जुड़ाव की बात करें या फिर सियासी स्वभाव और समीकरणों की बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो लगातार तीनों सीट पर हमने चर्चा की जहां से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और उनका सीधा टक्कर भारतीय जनता पार्टी से है। अब देखने वाली बात होगी जब चुनाव प्रचार अभियान तेज होगा तो क्या कुछ आगे होता है और टक्कर कितनी निकलती है।